हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एडुरीड चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार, आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हो, साथ में पढ़ाई भी आपकी हो रही है। मैं आपका दोस्त, आपकी फैकल्टी सिद्धार्थ मिश्रा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th, जो आप लोग मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस जर्नी में। हमने लास्ट क्लास में 3-4 बातों का डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो लास्ट की 2 वीडियोस देखी होंगी और आपको काफ़ी पसंद भी आई होंगी। नहीं, अगर आपने देखा है तो आप प्लीज़ देरी मत कीजिए, जाके देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जो चर्चाएँ की थी, एक हमने बैड डेब्ट के बारे में पढ़ा था, एक हमने बैलेंस शीट के बारे में भी देखा था, हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी देखा था, और हमने डेप्रिसिएशन के बारे में भी बात की थी। अगर इनमें से आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछा होगा। चलिए, आज के अगर हम लेक्चर्स की बात करें, क्लास 11th और 12th, जो 12th क्लास भी है, बेसिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। तो आई होप कि ये आज हमारी लास्ट बेसिक्स की वीडियो होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आना। रिसिप्ट मतलब what? पैसा आना। वो चाहे पैसा हमारे पास कहीं से भी आया हो, चाहे वो हमारी खुद की कमाई हुई अर्निंग हो। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ तो आप लोग बदले में मेरे को फीस पे करोगे। अब अगर मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने मेरे को फीस पे किया, ये लीगल है, क्योंकि भाई मैंने अपनी मेहनत की और मैंने अपनी मेहनत का आपसे फीस लिया, मेरी खुद की कमाई हुई अर्निंग। दिस इज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ये भी रिसिप्ट है, पैसा आया। पैसा मेरा किसी चीज़ से भी आ सकता है। मैंने क्रेडिट पे पैसा लिया, मेरे पास इंटरेस्ट के रूप में आया, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या है? रिसिप्ट, पैसा आना। रिसिप्ट में हमको जो ध्यान रखना है वो हमारी 2 बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। एक है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। सर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ये कि हमारी खुद की कमाई हुई अर्निंग। जैसे मैंने आपको सर्विसेज दी तो आपने मेरे को बदले में फीस पे किया, मुझे इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, भाई मेरे बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, ये भी मेरी खुद की कमाई हुई इनकम है। तो ऐसे जो सिनेरियोस बनते हैं, इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस, इस तरीके के जो पैसा हमारे पास आता है, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है आपको? दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब भी पैसा आना। पैसा आया है, लेकिन वो जो पैसा आया है वो हमारी खुद की अर्निंग का पैसा नहीं है। मतलब क्या सर? जैसे एग्जांपल, कोई किसी का नाम है दीपक, नाम का कोई लड़का है, मैंने दीपक से क्रेडिट पे पैसे लिए 50 लाख रुपए। अब देखो, पैसा तो मेरे पास आया, 50 लाख रुपए कैश मेरे पास आया, लेकिन क्या वो जरूरी है वो जो 50 लाख रुपए आया, क्या वो मेरी खुद की इनकम है या ये मैंने दीपक से क्रेडिट पे लिया है? सर, ये जो 50 लाख रुपए आपने लिए हैं, ये आपकी खुद की इनकम नहीं है, ये आपने क्रेडिट पे लिया है। तो जो हमने क्रेडिट पे लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। मतलब सर आप कहना चाहते हो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब, बेटा ये आप लोग नोट्स अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आप लोग वीडियोस को पॉज करके अपनी समझ के लिए अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग इसे लिख सकते हो। तो मैंने क्या बोला? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब हमारी खुद की इनकम। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स हमारी खुद की अर्निंग, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब एग्जाम्पल एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स जो हमने लंबे समय के लिए, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो हमने पैसा किसी से क्रेडिट पे लिया है, दिस इज नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं आपको लिखवा देता हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट की जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। दिस इज नॉन एज
रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या लिखा है? अमाउंट जो कि हमने रिसीव किया है, कोई भी गुड्स हमने सेल करके या हमने अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड किया है। रेंडर्ड मीन्स कि हमने आपको सर्विस प्रोवाइड किया है। दिस इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट की आपकी जो डेफिनेशन होगी लिखिए मेरे साथ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज, amount received from services that are not of revenue nature. This is known as capital receipt। क्या लिखा है? अमाउंट जो कि रिसीव्ड हुई है सर्विसेज से, लेकिन वो हमारी खुद की कमाई हुई अर्निंग नहीं है, एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो मैंने एग्जांपल दिया इसका बेस्ट एग्जांपल। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में भी अपने को दो बातें याद रखनी है। सर कौन सी वो दो बातें हैं? एक हमारी होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसा एक्सपेंस जिसे हम करते हैं और उस एक्सपेंस को करने के बाद उससे बेनिफिट अपने को ऑलरेडी मिल चुका होता है या फिर सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक हमें मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं और उससे मिलने वाला बेनिफिट अपने को ऑलरेडी मिल चुका होता है, या फिर सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा या लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड के मिलेगा। लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड मीन्स एक साल में 12 महीने होते हैं, सिर्फ 12 महीने तक या 12 महीने से कम समय तक। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमने एक रजिस्टर परचेस किया। अब अगर वो हमने रजिस्टर परचेस किया, सपोज करो हमने उसमें 50 रुपये एक्सपेंस किया है। अब वो जो एक रजिस्टर आपने परचेस किया है, क्लास 12 तो आपने बोला था कि इसमें मैं सिर्फ अकाउंट्स के नोट्स बनाऊंगा। अब वो रजिस्टर आप चाहो तो बीकॉम में भी यूज़ कर सकते हो, क्लास 12 में भी यूज़ कर सकते हो, आगे की जब आप फर्दर स्टडीज़ करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। तो वो जो हमारा, अब सपोज करो अभी किसी बच्चे ने अगर क्लास 11 के लिए रजिस्टर अपना मेंटेन कर रखा है तो वो हमारा क्लास 12 में बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि हम उसमें क्लास 12 के नोट्स ना बना के सिर्फ 11th क्लास के ही नोट्स हम उसमें बना के चलेंगे। वो रजिस्टर हमारा अगली ठंड में काम आएगा। जब ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो हम रजिस्टर से पेपर फाड़ के अपना जलाएंगे उसे। तो ये हमारा सिर्फ उस चीज़ के लिए, पर्पस के लिए काम आएगा। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ, लड़कियों की ड्राइविंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, लड़की क्या करती हैं, स्कूटी लेके जाती हैं, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट हो जाना। ये जो लड़कियों की हैबिट है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तो बाकी लड़कों का कहना है, मैंने उनकी बात कही है आपको। तो अब अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल को लेके, अगर हम बोलें तो आपकी क्या लगी, पेनल्टी लगी भाई, क्योंकि आपने राइट का इंडिकेटर देकर आप लेफ्ट हो गए या लेफ्ट का इंडिकेटर देके आप राइट हो गए, तो आपकी पेनल्टी लगी। अब आपने उस पेनल्टी को पे किया। जब आप उस पेनल्टी को पे कर रहे हो तो आपने क्या बोला ट्रैफिक पुलिस वाले को कि अंकल ये जो मैंने आपको अभी पेनल्टी पे किया है, अब मैं 1 साल तक का मैं कुछ भी मैं कानून तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो पेनल्टी पे किया, उस समय के लिए जो आपका एक्सपेंस होना था उससे मिलने वाला बेनिफिट आपको मिल चुका। दिस इज नॉन एज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा बेनिफिट अगर मैं बात करूं, आपने वीआरएस का नाम सुना होगा। वीआरएस मीन्स, मैं यहां लिख देता हूं, वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज। वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस एज में गवर्नमेंट जॉब से हमारा रिटायरमेंट होता है। 58 to 60 ईयर्स की एज में। सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय जब वो रिटायर्ड होता है तो हम उसको कुछ पैसे पे करते हैं, हम लोग उसको कुछ पे करते हैं कि अगर आगे चल के उसके बाल बच्चे उसको घर से बाहर निकालें तो उस पर इतना तो पैसा हो कि वो सर्वाइव कर सके। वीआरएस क्यों हम उसको पे करते हैं? क्योंकि
हम उसको ये बोलते हैं कि भैया जो हमें आपसे बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट हमें आपसे मिल चुका, अब आपकी जगह वो कोई दूसरा बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए देगा, लॉन्ग टर्म समय के लिए देगा, तो वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की, अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए अमाउंट spent or liability incurred for purchasing goods or services to earn रेवेन्यू, या अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन विच वी हैव ऑलरेडी गेट द बेनिफिट और we can get benefit for less than one accounting period. One accounting period means less than 12 months. ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं बात करूं आपका दूसरा जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसा एक्सपेंस जिसे करने के बाद अपने को बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है, हमें 1 साल से लंबे समय तक का वो बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक रिया नाम की लड़की है, उसने एक ब्लू कलर की ऑडी परचेज की अपने बिजनेस पर्पस के लिए। अब रिया अगर मॉर्निंग में सो के उठी और रिया ने बोला अरे छी यार ब्लू कलर की ऑडी, चलो एक काम करती हूँ ना, सिद्धार्थ सर को गिफ्ट कर देती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि वो जो उसने इस पे एक्सपेंस किया है इस ऑडी पे, इससे मिलने वाला बेनिफिट इसको क्या होगा? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अगर मैंने कोई बिल्डिंग, मैंने कोई लैंड परचेज किया है किस चीज़ के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या होगा जो भी मैंने उसमें एक्सपेंस किया है? फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सो दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए अब इसकी आप डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। अमाउंट रिसीव्ड और यू कैन से अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी incurred एक सेकेंड बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट, दिस इज नॉन एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो, और जो आप इसमें लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जो अभी मैंने इसको एग्जांपल दिया था आपका, और अमाउंट विच वी स्पेंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट और टू गेट बेनिफिट फॉर more than one accounting period. For more than one accounting period means more than 12 months. This is known as what? Capital expenditure. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत बच्चों की क्वेरीज ये भी आ रही थी कि सर हम 12th के बाद
क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस सर एड्यूरीड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बेटा एड्यूरीड प्लेटफॉर्म आपको साइंस क्लास 11-12 साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम से आपको एड्यूरीड क्लासेस परफॉर्म करता है, आपको जो प्रोवाइड करता है चैनल। तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। अगर आपको इसके बारे में और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आता है आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक बार आप आके एक्सपीरियंस लीजिए। आई श्योर आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, जैसे आपको अकाउंट्स के साथ मज़ा आ रहा है, आई होप वैसे आपको बाकी भी सब्जेक्ट के साथ मज़ा आएगा। और क्लास 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम एक वीडियो डालेंगे, बट अभी हम आगे के बात करते हैं जो भी हमारे आगे के आज नोट्स बाकी रह गए। सो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें रिसिप्ट की, हमने बात की, एक्सपेंडिचर की हमने बात की, एक और बात करते हैं, एक होता है आपका एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग मीन्स कोई बच्चा है मेरे पास आया कि सर क्या आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। सर आपकी फ़ीस क्या है? मेरी फ़ीस 2000 पर सब्जेक्ट है। आपने कहा ठीक है सर। तो सर लेकिन एक शर्त ये है कि जब आप हमें अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो आपकी जो फ़ीस है, जब आप हमारा सिलेबस आप 3 से 4 महीने के अंदर आप कंप्लीट करवा दोगे तभी हम आपको आपकी पूरी फ़ीस पे करेंगे। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मंजूर है। तो आपने कहा कि सर हमें 3 महीने में आप हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा के दे दो। मैंने कहा ओके डन। मैंने कहा अपनी तरफ से बेटा लेकिन आपको सिर्फ 1 दिन की डेमो क्लास मिलेगी। अगर आप आके बैठते हो मेरे पास मेरी क्लासेस में तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आई। 1 दिन का डेमो हो गया, 3 महीने की बात की थी, यानी 3 महीने कितना 6000 रुपये। अब वो आया, उसने 1 दिन की मुझसे डेमो ली, 1 महीने बाद मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। देखा जाए तो मेरी कुछ ना कुछ इनकम हो गई होगी 1 महीने बाद। हाँ जी सर बिल्कुल, आपने 3 महीने में अगर आपने 1 महीने अपनी सर्विसेज दे दी तो देखा जाए आपने 2000 रुपये की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर चुके हो। लेकिन क्या वो पैसा अभी मुझे रिसीव्ड हुआ? क्या वो सामने वाला जो जिसने मुझसे क्लास परचेज की थी क्या अभी उसका एक्सपेंस हुआ? बिल्कुल नहीं सर। आपका जो प्रॉफिट होगा और उसका जो एक्सपेंस होगा वो सर अभी 2 महीने बाद होगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में मैं रिकॉर्डिंग अभी से ही करके चल दूंगा कि ये मेरी इस महीने की इनकम हो गई है, भले ही अभी मुझे मिली नहीं है। जब मुझे एक्चुअली में वो चीज़ रिसीव्ड होगी या एक्चुअली में मुझे जब वो चीज़ पेड होगी तब वो उसका एक्सपेंस और मेरा प्रॉफिट माना जाएगा। सो दिस इज नोन एज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। यानी आपको पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, आपका अभी एक्सपेंस हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप अभी से ही रिकॉर्डिंग करके उस चीज़ को चल दोगे। अगली अगर हम बात करें इसी का सेकेंड पार्ट, कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है। कैश बेसिस अकाउंटिंग मींस ऐसा खर्चा, या हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया एक्रूअल बेसिस का। एक्रूअल बेसिस में क्या हो रहा था कि मैंने उसको रिकॉर्डिंग पहले से ही करके चल दिया था, भले ही अभी मुझे वो चीज़ रिसीव्ड नहीं हुई है। लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में मैं उस चीज़ को रिसीव कब करूंगा, मतलब कब ट्रांजेक्शन करूंगा, जब एक्चुअली में वो चीज़ मैं रिसीव करूंगा, यानी आफ्टर 3 मंथ्स। और वो जो सामने वाला बंदा होगा वो कब रिकॉर्ड करेगा, जब वो एक्चुअली में अपनी जेब से आउटफ्लो करेगा मुझे पे करने के लिए। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर एसेट में अगर हम बात करें तो एसेट में सर एक होता है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। सर इसके बारे में भी आप हमें बताओ। चलो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन करेंट एसेट की, कि नॉन करेंट एसेट क्या होता है, सबसे पहले आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे आप लोग? चलिए लिखते हैं नॉन करेंट एसेट के बारे में। एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मीन
फॉर रीसेल, दिस इज नोन एज या दिस इज कॉल्ड नॉन करेंट एसेट। सर क्या हुआ इसका मतलब? सबसे पहले आप यहाँ पे एंटिटी मतलब समझो, एंटिटी का दूसरा नाम फर्म है या हम इसको बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने क्या लिखा है? एसेट ओन्ड बाय द एंटिटी, जो एसेट एंटिटी लेती है किसके लिए? रीसेल करने के लिए नहीं। जैसे कि मैंने सपोज करो एक दूसरी मशीनरी मैंने परचेस की, बट वो मशीनरी मैंने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने के लिए मैंने इसको परचेस की थी, ना कि रीसेल करने के लिए। दिस इज व्हाट नॉन करेंट एसेट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करें अगर करेंट एसेट की, दूसरा करेंट एसेट, आइए इसके बारे में लिखिए। करेंट एसेट के बारे में आप क्या लिखोगे? एसेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। बेटा एसेट जो हम लोग रीसेल करने के लिए या कैश में बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाए, उस चीज को हम बोलेंगे करेंट एसेट। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो कन्वर्जन इनटू कैश का मतलब है, सिर्फ ये इस तीन वर्ड को अगर हम कंबाइन करें, कन्वर्जन इनटू कैश, तो हम इसको कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोला है मैंने? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल, आपका चेक, अगर सपोज करो मुझे चेक से पेमेंट मुझे हुई है, मेरे पास 50,000 की पेमेंट हुई है चेक से, तो क्या आप बताओ आज अगर मैंने वो चेक लिया है तो क्या मैं उसको साल, 2 साल, 3 साल बाद में उसको यूज कर सकता हूं? नहीं सर, इसका एक लिमिटेड टाइम होता है 3 महीने के लिए। तो ये क्या है? कैश इक्विवेलेंट, जो कि एक नॉन अमाउंट होती है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कैश में। दिस इज नॉन एज कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा जो है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मीन्स ऐसा एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, और हम उसको मतलब कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसमें हो, वो होता है आपका टेंजिबल एसेट। क्या हो? फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि मुझे कोई बिल्डिंग या लैंड या मशीनरी मुझे कुछ परचेस करना है, तो उसको मैं देख सकता हूं, उसको मैं टच करके देख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका टेंजिबल एसेट। सेकंड आपका इनटेंजिबल एसेट की अगर हम बात करें, तो जिसमें आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो, जिसमें आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो। एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल मीन्स आप रेपुटेशन बोल सकते हो। अगर आप कहीं जाते हो, आप कहीं स्कूल में गए, किसी हॉस्पिटल में गए, किसी कोचिंग सेंटर में गए, तो आप उसकी रेपुटेशन देख के आप समझ जाते हो उस स्कूल का क्या रेपुटेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये टॉप का स्कूल है यहाँ का, ये टॉप का हॉस्पिटल है यहाँ का। आपको कैसे पता चले ये टॉप का है? क्योंकि आपने उसकी रेपुटेशन के बारे में सुन रखा है। क्या आपने उसको कभी टच करके देखा? क्या आप किसी की रेपुटेशन को टच कर सकते हैं? नहीं, हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो। यह हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। तो अभी हमने आज काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक बार हम समझ लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रिसिप्ट के बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट हमने देखा। उसके बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट के बारे में आज हमने देखा। अगली क्लास में कुछ बेसिक्स और रह गए जो सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बट हम उसको अगली क्लास में खत्म करेंगे। आई होप आपको बहुत ज़्यादा वीडियो से हेल्पफुल हो रही होंगी और काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब एंड जितना भी आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंडों को, उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज़ बोलूँ, ईगो तो किसी का नहीं रहा। अगर ये ईगो नहीं है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।